Hello, friends. My name is Amit, and today we are going to cover our third lecture, which is from 12th physics. In this particular lecture, we'll understand Coulomb's law. We'll also understand dielectric constant and the Coulomb's constant in more detail. So just stay tuned and watch our complete lecture. Now let's understand Coulomb's law. Now Coulomb's law, it states that the force between any 2 point charges Q1 and Q2, तो 2 पॉइंट चार्जेस पहले ले लेते हैं। यहाँ पे एक हो गया Q1 एंड सेकेंड इज Q2 प्लेस्ड at a distance r from each other is, तो ये जो दोनों चार्जेस हैं ये आपका r डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो ये फोर्स है इसको हम लिख रहे हैं एफ ई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। तो ये जो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स। एंड सेकेंड कूलम लॉ बोलता है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इज व्हाट कूलम्स लॉ स्टेट्स। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा एफ ई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, अब अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन ऐसे हटाना है तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और एक कांस्टेंट यहाँ पे डालूंगा C डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है आपका कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, बिकॉज दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब जो C डैश है इसे हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। एंड जो ये C डैश है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज व्हाट इज कूलम्स लॉ एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन योर एग्जाम। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी होता है ये होता क्या है पहले उसे समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि इसका सिंबल किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परमिटिविटी जो है ये एक मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। एंड दिस डिफाइंस कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ज ले लेता हूँ सबसे पहले Q1 और इधर एक चार्ज ले लेता हूँ Q2, ठीक है। दिस इज माय सिचुएशन 1 एंड एक और यहाँ पे सिचुएशन ले लेते हैं Q3 एंड यहाँ पे चार्ज ले लेता हूँ Q4। तो ये दो सिचुएशन हमने ले ली। अब इन चार्जेस विच इज Q1 एंड Q2 इसके बीच में मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक मीडियम, एक मीडियम यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी, ठीक है। सो इसका नाम हम रख देते हैं मीडियम M1 और यहाँ पे भी एक मीडियम डाल देते हैं और इसका मीडियम का नाम रख देते हैं M2। तो ये अब इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो मीडियम है वो M1 है और Q3 और Q4 के बीच में जो मीडियम है वो M2 है। अब जो Q1 है लेट्स से ये यहाँ से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो भेजता है, क्योंकि Q1 जो है ये सराउंडेड है, इसके आसपास बहुत सारी फील्ड लाइंस है। तो ये 100 फील्ड लाइंस भेजता है जो इस मीडियम से पास होती हैं। लेकिन जो Q2 है इसके पास सिर्फ यहाँ पे 20 फील्ड लाइंस पहुँचती हैं। तो टोटल Q1 ने कितनी सेंड की 100 और पहुँची कितनी 20, तो 80 जो है उसने उसको परमिट नहीं किया। तो इस मीडियम M1 की परमिटिविटी जो है वो हो जाएगी 80। तो जितनी फील्ड लाइंस को वो पहुँचने नहीं दे रहा है, ठीक है, दैट बिकम्स द परमिटिविटी। ओके, नाउ इन दिस केस लेट्स से इसने यहाँ पे अगेन Q3 ने भी 100 फील्ड लाइंस भेजी और 100 फील्ड लाइन में से यहाँ पे हमारे पास 40 फील्ड लाइंस पहुँच गई Q4 तक। तो इस केस में जो आपका मीडियम M2 है उसकी परमिटिविटी हो जाएगी 60। तो परमिटिविटी को आप लोग इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि परमिशन कि कितनी वो भेज रहा है, कितनी वो नहीं भेज रहा है फील्ड लाइंस,
दैट इज व्हाट इज परमिटिविटी। ओके, तो कितनी जो है वो मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है मीडियम, दैट इज व्हाट इज परमिटिविटी। तो अब अगर कम फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक है, इसका मतलब लोअर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मीन्स हायर नंबर ऑफ परमिटिविटी मीन्स लोअर फोर्स। अगर आपकी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हाई होगी तो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो कम लगाएंगे, और अगर आपके मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, लो होगी, तो जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, और जितनी फील्ड लाइंस ज़्यादा पहुंचेंगी उतनी ही आपकी फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो हम कह सकते हैं लेसर परमिटिविटी मीन्स हायर फोर्स, और हम ये भी कह सकते हैं हायर परमिटिविटी मीन्स लोअर force. So this is what we can call about permittivity. अब permittivity का सिंबल जो है उसे हम एप्सिलॉन, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 100 फील्ड लाइंस आपकी जो सिचुएशन 1 है, इस केस में Q1 ने 100 फील्ड लाइंस भेजी, जिसमें से 80 उसने एब्जॉर्ब कर ली मीडियम ने, और सिर्फ 20 फील्ड लाइंस ही हैं जो कि Q2 तक पहुंच पाई। तो इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 80, एंड इन दिस सिचुएशन हमारे पास 100 फील्ड लाइंस भेजी गई, जिसमें से 60 उसने एब्जॉर्ब कर ली और 40 भेजी। तो इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 60। नाउ इन बोथ दिस सिचुएशन अगर मैं पूछूं कौन से केस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, तो इसका मतलब जहां पे भी आपकी परमिटिविटी लोअर होगी, इस केस में परमिटिविटी लेस है, तो मीडियम 2 में जो Q3 है Q4 पे वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, नाउ ये मान लेते हैं कि Q1, Q2, Q3 एंड Q4 दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। So this is how you can understand this concept of permittivity, and this is a very important concept because this is the base for relative permittivity of a medium or dielectric constant. Now let's understand the relationship between Coulomb's constant and the permittivity. तो हम ये मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, वन इज Q1 एंड सेकेंड इज Q2। अब जो Q1 है, इस ये जो है इसके इर्द गिर्द जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई। तो ये आपका ओवरऑल एंगल बनता है। तो इसका मतलब बिकॉज बोथ दी चार्जेस Q1 एंड Q2 दे आर पॉइंट चार्जेस, तो एक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, दैट मीन्स आपकी 1/4 पाई जो फील्ड लाइंस है वो Q2 तक जाएगी। तो दैट मीन्स जो आपका कुलम कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई। अब हमें ये चीज़ भी मालूम है कि जो कुलम्स कांस्टेंट है, अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हमारी परमिटिविटी जो है वो हायर है तो फोर्स लेसर होती है, और अगर परमिटिविटी लोअर है तो फोर्स हायर होती है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा परमिटिविटी भी आ जाएगा बिकॉज दिस इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप। तो C डैश इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कुलम कांस्टेंट एंड परमिटिविटी। अब समझते हैं हाउ आर वी गोइंग टू राइट द फोर्स विच इज कुलम्स फोर्स when these two charges Q1 and Q2, ठीक है, they are placed in a medium M at a distance r apart। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, वन इज Q1 एंड सेकेंड इज Q2, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इसके बीच में जो है वो है r, और जो मीडियम इसके बीच में है दैट इज मीडियम M। तो इस केस में आप लिखेंगे फोर्स between two point charges in a medium M is equals to 1/4 pi epsilon M Q1 Q2 divided by R square। और यहाँ पे आपका जो दिस एप्सिलॉन M है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अब हमें मालूम ही है अगर ये परमिटिविटी क्या है, इफ इट विल बी मोर देन फोर्स विल बी लेस, एंड इफ दिस परमिटिविटी इज लेस देन द फोर्स विल बी हायर। Now let's understand Coulomb's law in free space। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस जो हैं Q1 और Q2, इनको डिस्टेंस r
से सेपरेट करेंगे और इनके बीच में अब जो मीडियम है दैट इज़ फ्री स्पेस। सो देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा कूलम्स लॉ। इसको हम लिखते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो फोर्स है इन फ्री स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस या फिर कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिस एप्सिलॉन नॉट, ओके, this is known as permittivity of free space। ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी इसकी गिवन है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी वो देखते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के और आर स्क्वायर के। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ नीचे न्यूटन आएगा विच मीन्स न्यूटन -1, देन C स्क्वायर विच इज कूलम स्क्वायर, देन मीटर -2। सो दिस बिकम्स द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एंड जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है विच इज कूलम कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट कैसे निकलेगी? तो ये जो पूरी चीज़ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ नॉट के यानी कि न्यूटन। ये जो आर स्क्वायर है दिस आर स्क्वायर विल मूव अप, इसका मतलब मीटर स्क्वायर, और ये जो है ये नीचे चले जाएगा, इसका मतलब कूलम -2। तो दिस इज द यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ लेट्स सी दिस DI प्रॉब्लम। इसमें बोला गया है कि इज दिस एप्सिलॉन नॉट, okay, which is the permittivity of free space 8.85 into 10⁻⁻12 permittivity मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमें ये बताना है कि ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फ्री स्पेस में दो चार्जेस जो हो रखे जाते हैं या फिर जितने भी चार्जेस रखे जाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मैक्सिमम फोर्स का मतलब ये हो गया जो परमिटिविटी है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज वी नो इफ द फोर्स is maximum then the permittivity which is this, in this case it is free space, should be minimum. So the permittivity has to be minimum. So the correct answer is permittivity of free space is minimum because we know that 2 point charges can exert maximum force in free space. Now let's understand relative permittivity होता क्या है। तो relative permittivity को आप represent करते हैं इस सिंबल से एप्सिलॉन आर। इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक डायमेंशनलेस एंटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो ये आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब फोर्स इन फ्री स्पेस जो होती है वो होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड फोर्स इन मीडियम जो आपकी होती है वो होती है 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 से Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब हम इसको समराइज कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर विच इज रिलेटिव परमिटिविटी इट इज इक्वल्स टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो दिस इज व्हाट इज योर रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो अब हमें मालूम है कि फोर्स
इन मीडियम जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, विच मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1/4π। अब एप्सिलॉन नॉट मीडियम, तो ये हमारा एप्सिलॉन मीडियम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो आई विल डू दिस एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ई आर, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 1/एप्सिलॉन आर विच इज़ रिलेटिव परमिटिविटी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और हमें मालूम है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पे, दिस एक्सप्रेशन ये है फोर्स इन फ्री स्पेस। सो दैट मीन्स force in medium is equals to 1/epsilon r which is relative permittivity and force in free space, which means अगर मेरा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 80 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय 80। तो दैट मीन्स जितना भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा, योर फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम will be 80 times lesser as compared to the force between the same 2 point charges placed in free space. So this is how you can use relative permittivity concept. Now let's see this TI problem, and in this TI problem it is given that force between 2 point charges in free space is 60 Newton. तो हमारे पास F naught जो है that is given which is 60 Newton. Okay, now what will be the force between the same two charges when they are placed in a medium with dielectric constants equals to 60 at the same distance apart? तो जितने में उनको फ्री स्पेस पे रखा गया था डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे इसे एक मीडियम में रखा गया विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 60। दैट मीन्स फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू, हमें पता ही है, इट इज इक्वल्स टू F naught divided by epsilon r, which implies F in medium is equals to 60 divided by 60, which is equals to 1 Newton. So force in medium will be 1 Newton. So let's see this TI problem, and in this TI problem what is asked is the relative permittivity for free space, ये हमें निकालना है। तो we know that relative permittivity of free space is represented by epsilon r, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस इज F नॉट डिवाइडेड बाय F मीडियम, ये हमें मालूम ही है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि जो फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वो मैक्सिमम होती है इन फ्री स्पेस। दैट मीन्स बाकी सभी मीडियम में ये जो वैल्यू है ये कम होगी। तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है विल ऑलवेज बी लेसर देन द न्यूमरेटर। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। हेंस एप्सिलॉन आर जो है that will be equal to 1. So this is the maximum value which we can attain, and hence epsilon r which is the relative permittivity of free space, इसकी value होती है equal to 1. Now let's see this TI problem. इस TI problem में हमें पूछा गया है कि what is the value of epsilon r which is relative permittivity for any medium other than free space. तो इसका मतलब हमें ये मालूम ही है कि एप्सिलॉन आर जो होता है दैट इज F नॉट डिवाइडेड बाय F मीडियम, एंड वी ऑल्सो नो F naught which is force between 2 point charges in free space is always greater than force between the same 2 point charges placed at the same distance in medium, इससे हमेशा बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, F naught by Fm will always be greater than 1. Now what is F naught by Fm? It is epsilon r. तो epsilon r is greater than 1. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की अदर देन फ्री स्पेस, it is always greater than 1. Now let's see this TI problem. What is the value of epsilon r for metals? So metals जो है वो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि मेटल्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू है वो होती है इनफाइनाइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एप्सिलॉन आर है, हमें ये मालूम ही था F नॉट बाय F मीडियम होता है, और इस वैल्यू को इन्फिनिटी होने के लिए फोर्स बिटवीन दिस मीडियम शुड बी 0।
तो विद इन मेटल्स, ठीक है, ये जो होती है फोर्स दैट इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस दिस वैल्यू एप्सिलॉन आर कम्स आउट टू इन्फिनिटी. सो अभी फॉर नाउ रिमेंबर दिस, एंड द कॉन्सेप्ट इज मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी और मेटल्स इट इज जीरो, एंड हेंस द फोर्स इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो, एंड दैट इज द रीजन द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट. Now see the CI problem. Can we have relative permittivity for a medium equal to 0.9? हमें मालूम ही है कि relative permittivity जो है that is force in free space divided by force in medium, and we know that force in free space is always greater than force in medium. Hence force in free space divided by force in medium will always be greater than 1. Hence this possibility 0.9, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल. किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो 0.9 नहीं हो सकती, बिकॉज इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1. Now let's see this problem. Is the given form of force is complete representation of force between two point charges. तो ये हमारी given form है, and this is the scalar form of Coulomb's law. Scalar form of Coulomb's law. So this is not complete. Why? Because it only talks about the magnitude and not about the direction. तो ये डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करती है. तो व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस? इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law is the complete representation. Hence this is not the complete representation. So we can see the answer also. It is not the complete form. It only represents the magnitude and not the direction. And vector form of Coulomb's law is the complete representation of force. Now let's understand Coulomb's law in vector form. तो उसके लिए सबसे पहले हम दो पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं, Q1 एंड Q2. ये दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज़ R. अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं, पहले उसको समझते हैं. तो जो Q1 और Q2 है, ये इस लाइन पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, विच इज़ दिस लाइन. सो Q1 Q2 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा. अगर हम इनका चार्जेस सेम मान लेते हैं कि दोनों के ऊपर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2 के ऊपर, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. सो दिस इज हाउ वी विल राइट. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? दिस डायरेक्शन इज फ्रॉम Q1 टू Q2. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, दिस एज पोजीशन वेक्टर, और जो ये 1 से लेके 2 तक पोजीशन वेक्टर है इसको हम लिखेंगे R टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1. तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इसी डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर भी बना सकते हैं. लेट्स से एक यूनिट वेक्टर बना दिया, इसको हम लिखते हैं R टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 कैप. नाउ ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई. तो व्हाट इज F21 हेयर? F21 वेक्टर को हम बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. So this is how we will read it out. पोजीशन वेक्टर्स R21, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर टूवर्ड्स 2 from 1, and we have this R cap 2 1. This is unit vector towards 2 from 1. So these are the notations. अब हम देखते हैं what is Coulomb's law. तो Coulomb's law हमारा हो जाएगा force on 2 due to 1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught then Q1 Q2 divided by R square. Now this represents only the magnitude. तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय the unit vector R to 1. Okay, so this is how we are going to write this. Now हमें मालूम है, ठीक है, that R21 कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है that is equals to the vector divided by its magnitude, and magnitude तो आ रही है, so that means this expression will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square multiply by vector 2 to 1 and R. And if you summarize this now, force on 2 due to 1 will be equivalent to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R
cube multiplied by position vector towards 2 to 1 towards 2 from 1. Okay, so this is what is your Coulomb's law और Coulomb's force in वेक्टर फॉर्म. अब इसी चीज़ को अगर हम देखें सिमिलर लाइंस पे हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी लगा निकाल सकते हैं. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. तो यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में विच विल बी आर. ठीक है, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2 दिस. एंड एक हमारा वेक्टर हो जाएगा वो भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा. एंड दिस इज पोजिशन वेक्टर आर towards 1 from 2. So this expression will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r cube multiplied by r which is position vector towards 1 from 2. ठीक है. And now we know, हमें दिख ही रहा है कि जो r21 है that is opposite of R12. तो ये हमें दिख ही रहा है which implies force on 2 due to 1 is equal in magnitude but is opposite in direction, which satisfy Newton third law of motion. Every force have equal and opposite reaction. So this is what is Coulomb's law in vector form. Now let's see this problem. इसमें हमें TI प्रॉब्लम में ये निकालना है कि Q2 जो चार्ज है हमारा 10 चार्ज, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. ठीक है, और वो कौन से पोजीशन वेक्टर पे लाई करेंगी. तो अब हमें देख लेते हैं जो Q2 और Q3 है. क्योंकि Q3 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फोर्स है वो इस लाइन पे एक्ट करेगी. ठीक है, इस लाइन पे, और उसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. तो इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r towards 3 from 2. तो this is how we are going to represent this. and जो force है, force क्या होगी, force will be again in this direction. this is force on 2 due to 3. तो ये होगी आपकी force. अब on similar lines अगर हम देखें तो Q4 और Q2 के बीच में आपकी repulsive forces होंगी. तो आपकी जो line of force है वो ये होगी. ठीक है, and आपकी force लगेगी इस direction में. तो ये हो जाएगी आपकी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4. और जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्या नाम हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 4. तो ये हो जाएगा आपका 10. अब Q5 और Q2 के बीच में कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी. तो अब अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5. एंड जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा r towards 5 from 2. then we have Q6 and Q2. Q6 और Q2 में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो फोर्स है that will again be attractive force, और इस फोर्स का नाम हो जाएगा फोर्स on 2 due to 6. और पोजीशन वेक्टर जो है that will be r towards 6 from 2. लास्ट इज Q7 एंड Q2. तो Q7 इसके ऊपर क्या करेगी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में. तो ये हो जाएगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 7. एंड जो ये पोजीशन वेक्टर है ये वाला, इसको रिप्रेजेंट करेंगे R टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 7. सो दिस इज हाउ यू कैन हैव डिफरेंट नोटेशंस एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. Now let's understand Coulomb's law in vector form, and this time we are going to represent it in the form of position vectors. तो अभी हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और सेकंड है हमारे पास Q2. Now they are placed at a distance r from each other. और अगर हम Q1 को रिप्रेजेंट करें तो ये ओरिजिन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 पोजीशन वेक्टर. सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर फॉर Q1, इट इज़ R1, एंड फॉर Q2 इट इज़ R2. नाउ दिस इज the force which is going to get applied, which is force on 2 due to 1. तो ये वाली फोर्स की हम बात करते हैं. तो ये कौन से पोजीशन वेक्टर पे लाई करेगी, इट विल लाई ऑन R2 to 1. ओके, सो R towards 2 from 1. अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया इसको देखते हैं. तो फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें मालूम है इट विल बी R1 वेक्टर प्लस R21 vector will be equal to R2 vector.
So this is from triangle law of vector addition, which implies r21 vector it will be equals to r2 vector minus r1 vector. तो ये हमारे पास आ गया and hence we have written it here. So now what is the force on 2 due to 1? This will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Then we have q1 q2 divided by, हमें पता है यहाँ पे क्यूब होता है मैग्नीट्यूड का, सो r21 मैग्नीट्यूड का क्यूब मल्टीप्लाई बाय r21 पोजीशन वेक्टर, which implies 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r21 को हम लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय r2 वेक्टर and r1 vector. So this is force on 2 due to 1. On similar lines, अगर आपको force on 1 due to 2 निकालना है, that will be equivalent to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r1 vector minus r2 vector multiply by r1 vector minus r2 vector, और ये हो जाएगा नीचे इसका क्यूब. So this is how you can write Coulomb's law in vector form or in terms of position vectors of charges q1 and q2.